नहीं सुधरिएगा तब तक कुछ नहीं सुधरने वाला है। देखिए, अपने आप को प्रबुद्ध कहने वाले लोग, सबके पास टीवी, वीडियो, मोबाइल, इंटरनेट है। हम आज नहीं आए हैं बिहार में, 3 बरस से यहां पर गांव गांव घूम रहे हैं। कोई ऐसा सवाल आपने नहीं पूछा जिसका जवाब मैंने 3 बरस में नहीं दिया है। और आप अब आए हैं सभा में तो सोच कर आए हैं कि देखो ना, चलो अभी आज प्रशांत किशोर के सबक सिखा दे। देखा ना, हम सवाल ना पूछता नहीं, कैसे सुधार दिया। कोई आपने ऐसा सवाल नहीं पूछा जिसका जवाब नहीं दिया गया है। आप जैसे, हम जैसे प्रबुद्धों के लिए ही ग्रीस के दार्शनिक प्लेटो ने लिखा, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। अगर आप राजनीति में भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। राजनीति में भागीदार का मतलब यह नहीं है कि हर आदमी राजनीति ज्वाइन कर ले, लेकिन आपके जीवन में, आपके राज्य में, आपके जिले में, आपके गांव पंचायत में 3 बरस से कोई प्रयास हो रहा है और आपको पता भी नहीं है, आपको उसका पता भी नहीं है कि भाई शिक्षा पर जनसुराज में क्या कहा जा रहा है। आपको यह पता भी नहीं है कि बेरोजगारी पलायन रोकने के लिए जनसुराज क्या कह रहा है। हमारा बोलते बोलते 2 बरस से गला में गांठ पड़ गया। 1 लाख बार ये सवाल का उत्तर दे दिए, लेकिन फिर आदमी आता है वही सवाल पूछता है, और यही आपके दुर्दशा का मुख्य कारण है। आपको सुधरना नहीं है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं। कोई पूछा काहे आप पर भरोसा करे, काहे भरोसा करे। अरे भाई बिल्कुल मत करो। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि नया आदमी पर भरोसा करके कुछ गड़बड़ा ना जाए। आप हम पर भरोसा क्यों करें? बिल्कुल मत करो भाई। किसने कहा है भरोसा करने के लिए? किसने कहा है आपको कि आप हम पर भरोसा कीजिए? हम तो रोज मन से कहते हैं कि भाई बिल्कुल हम पर भरोसा मत करो, लेकिन कम से कम अपने बुद्धि का, अपने अनुभव का इस्तेमाल करके अपनी स्थिति को जांचो, परखो, देखो तो भाई कि आप किस दुर्दशा में जी रहे हैं और इससे निकलने का कोई रास्ता, उपाय है भी कि नहीं है। अगर ठीक लगे तो उससे जुड़िए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। दिक्कत क्या है इसमें? अब आपने सवाल पूछा है, इस सवाल का कोई मतलब है? लोग पूछता है कि भैया आप पर भरोसा कैसे करें। अरे भाई, हम शक्ल से आपको इतना बुर्बक लग रहे हैं कि हमको आपको धोखा देना है, किसी नेता को आपको ठगना है, तो आकर कहेगा सभा में कि हम आपको ठगने वाले हैं। ये कोई कहता है भाई? आप पूछ रहे हैं हमको ठगिएगा नहीं ना? अरे भाई, जिसको ठगना है वो कहेगा कि हम ठगेंगे आपको। ये कोई सवाल है कि भैया आप पर भरोसा कैसे करें? मेरे भाई, अगर आपने सवाल, आप लेकिन आप तो पूछिएगा ही। आप आए हैं यहां ये सोच कर आए हैं कि आज तो प्रशांत किशोर का एकदम कलई खोल देंगे। देखिएगा ना, हम जाके सवाल पूछेंगे, कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे। तब आप पूछें तो जवाब दे देते हैं कि आपको जनसुराज पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। मान लीजिए कि आपको चीनी का रोग है, बहुत लोगों का होगा आपके घर परिवार में। चीनी का रोग एक बार हो गया, आप डॉक्टर के पास जाइएगा दवा लेने, तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि अब भैया ये चीनी का रोग का इलाज नहीं है। 2 सुबह शाम गोली खाइए, थोड़ा संयम से रहिए, कम खाना खाइए, योगा कीजिए, सुबह में उठ के टहलिए तो चीनी कंट्रोल में रहेगा। आप घर आ जाइएगा मायूस होकर, कब तो भैया चीनी का रोग हो गया है, कोई उपाय नहीं है। फिर कोई आकर दोस्त मित्र बताएगा एक नए डॉक्टर आए हैं पटना में, उनके पास इसका इलाज है। आप जाइएगा पटना भागते हुए कि चलिए शायद इलाज हो जाए। तो डॉक्टर साहब पटना में, डॉक्टर साहब ने बताया कि ना भाई, दवा जो मुजफ्फरपुर में डॉक्टर ने लिखा है वो तो ठीक ही है, हम इतना सुधार कर देंगे कि आपको सुबह शाम गोली नहीं खाना पड़ेगा, 1 गोली खाइए, इसी से काम चलेगा, लेकिन संयम तो रखना ही पड़ेगा, रोग ठीक नहीं होगा।
अब आप मान लिए कि भाई मेरा जीवन तो ऐसे ही चलना है, चीनी का रोग है, इसके साथ ही जीवन बिताना है। फिर अचानक से कोई मित्र आकर बताया कि दिल्ली में एक नए डॉक्टर आए हैं, वो बता रहे हैं, उनके लोग बता रहा है उनके पास चीनी के रोग का इलाज है, आप जाइएगा दिल्ली टिकट उकट लेकर। डॉक्टर साहब से पूछा आपने कि सर सुने हैं कि आपके पास चीनी के रोग का इलाज है, ये हो सकता है क्या? डॉक्टर ने आपको बताया हाँ हो तो सकता है, दवा तो एक नई आई है, एक नई दवा आई है, इसको खाने से चीनी का रोग ठीक हो जाएगा, लेकिन गारंटी नहीं है। 50% संभावना है, ठीक हो भी सकता है, ठीक नहीं भी हो सकता है। आप अगर बहुत जागरूक हैं तो आप क्या सवाल कीजिएगा कि सर 50% संभावना है, कोई नुकसान तो नहीं ना है, दवा खाने से कोई नुकसान हो सकता है? आप बोलिएगा डॉक्टर ने बताया ना नुकसान नहीं है, इतना तो जांच परख लिया गया है, नुकसान नहीं है, लेकिन ठीक होने की संभावना 50% ही है। तो आप क्या कहिएगा कि ठीक है सर 50% संभावना है ना, दीजिए दवा, हम ट्राई कीजिए शायद ठीक हो जाए। तो मेरे भाई जनसुराज वही नई दवा है, वही नई दवा है। इससे सुधार हो भी सकता है और सुधार नहीं भी हो सकता है, लेकिन जिसको पहले से वोट देते आए हैं वो एक्सपायर दवा है। राजद, जदयू, भाजपा, कांग्रेस, जिसको आपने जांच लिया, परख लिया, 10 बरस से खा रहे हैं, जान गए कि इससे बढ़िया नहीं होगा। तब आप तय कर लीजिए मुजफ्फरपुर के होशियार लोग कि आपको एक्सपायर दवा ही खाते रहना है कि नई दवा को ट्राई करना है। नया दवा ट्राई करना है तो जनसुराज में जुड़िए, और नहीं तो जो पहले से चल रहा है जांचा परखा वही खाइए, संयम से रहिए, ट्रैफिक और जो व्यवस्था चल रही है उसी में जिंदा रहिए। ये क्यों जरूरी है, अब इसको साइंटिफिकली समझिए। अभी तो आपको हम कैजुअली बता रहे हैं तो कुछ लोग हंस रहे हैं। इस देश में 5 ऐसे राज्य हैं जहां इस देश की 1/3 इकोनॉमी है, 5 ही राज्य है जहां 1/3 अर्थव्यवस्था है। कौन कौन है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। इन 5 राज्यों में 1/3 देश का अर्थव्यवस्था है। जब देश आजाद हुआ तो बिहार की स्थिति भी कमोबेश इन्हीं 5 राज्यों के बराबर ही थी। आज ये राज्य इतने आगे कैसे हो गए? तो मैं आपको बता रहा हूं एक चीज जो इन 5 राज्यों में कॉमन है, भाषा अलग अलग बोली जाती है, अलग अलग दलों का शासन है, अलग अलग भांति भांति के लोग हैं, वहां पर भी भ्रष्टाचार है। बिहार से कम नहीं है, यहां से ज्यादा भ्रष्टाचार है। वहां पर भी जातिवाद है, वहां पर भी इसी देश का संविधान है। लेकिन उन 5 राज्यों में एक बात ऐसी है जो यूनिक है, वो ये कि पिछला 78 साल में उन 5 राज्यों में कोई व्यक्ति, कोई दल 10 बरस से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं रहा है। लोग पलटते रहते हैं। लोगों का वोट का डर नेताओं में बना हुआ है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको हरा देगी। बिहार में नेताओं के मन से वो डर ही खत्म हो गया है। वो जान रहा है कि किसी हम काम करें या न करें, जनता खुश हो नाराज हो, चुनाव आते आते रो के गा के गरिया के वोटवा उसी को देगा, वोट उसी को आप दीजिएगा। तो लोकतंत्र को अगर आप जिंदा करेंगे तो जनसुराज हो या कोई दूसरा दल है, आपको फायदा उसका होगा। जनसुराज करे या न करे, आप अभी देख लीजिए, नीतीश कुमार वृद्धों को यहां पेंशन देते थे 400 रुपया, 20 बरस से ये व्यवस्था है। उस दौरान तेजस्वी यादव जी भी यहां पर सरकार में आए, वो 400 रुपया का पेंशन बढ़ के 410 रुपया नहीं हुआ। लेकिन आज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नीतीश बाबू को मालूम है कि जब चुनाव होगा तो चाहे जनता कितना भी नाराज हो जाए, हम जाकर हमको खाली कहना है कि भाई देखो लालू का राज नहीं आना चाहिए, सब लोग फिर वोट दे देगा। वैसे ही हालत मुसलमानों का है।
लालू जी को पता है पेंशन मिले न मिले मुसलमानों को जाकर कहेंगे कि भाई हमको वोट नहीं दोगे, भाजपा वाला आ जाएगा, तो ये लोग फिर जाके वोट देगा। वही नीतीश कुमार आज 400 का पेंशन आपको 1100 दे रहे हैं। अभी जनसुराज जीता नहीं है, जनसुराज ने कुछ नहीं किया। ये जनता का ताकत है, क्योंकि नेता जो वहां बैठा हुआ है उसको ये डर है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कुछ लोग भी अगर निकल गए तो हमारी गद्दी, हमारी कुर्सी चली जाएगी। जो आशा और रसोईया पटना में गए आंदोलन करने, उनको लाठी से मार के नीतीश कुमार ने ठीक करवाया, उसको घर बैठे मानदेय बढ़ा दिया गया। आपका बिजली का 125 यूनिट फ्री हो गया। ये जनसुराज ने नहीं किया, ये जनता ने किया है। जैसे ही सरकार में बैठे लोगों को ये अगर लग जाए, उनको डर हो जाए हारने का, अपने आप आपका काम होगा। और अगर ये डर खत्म हो जाए तो जनसुराज में भी जो जीत कर आएगा वो भी काम नहीं करेगा। ये मत समझिए कि खाली जदयू वाले गलत हैं, भाजपा वाले गलत हैं। अगर कल जनसुराज के लोग जीत कर आ जाएं और उसके मन में भी ये हो जाए कि हमको कोई हराएगा नहीं, तो हम भी काम नहीं करेंगे, जनसुराज का आदमी भी काम नहीं करेगा। तो इस पूरे अभियान के मूल में जो बात है कि लोकतंत्र को बिहार में जिंदा किया जाए। यहां 30 बरस से लोकतंत्र मर गया है। वोट होता है लेकिन राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है। लालू के डर से मोदी, नीतीश और मोदी के डर से लालू। आप देख लीजिए सब समाज का हालत, मुसलमानों की हालत इस राज्य में दलितों के बाद सबसे ज्यादा खराब है। ये हमसे ज्यादा, आपसे ज्यादा मुसलमान जानता है, लेकिन फिर भी वो जाके लालू जी को वोट देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो बेचारा डर के मारे भाजपा को दे नहीं सकता है, तो जाके लालू जी को फिर वोट देगा। इसी तरीके से हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग है जो बहुत कष्ट में है, लेकिन जब वोट की बात आती है तो जाति की बात नहीं है, वोट की बात आती है तो कहता है कितनों खराब है। तो लालू का जो जंगल राज था उससे तो बढ़िया है रे भाई। 6 बजे ही पूरा मुजफ्फरपुर बंद हो जाता था। तो सारे शिकायतों के बावजूद आप जाकर फिर उसी नीतीश कुमार, उसी मोदी को, उसी एनडीए को वोट देंगे जिससे कि आप इतना प्रताड़ित हैं। तो जनसुराज आपको वो एक विकल्प दे रहा है। अच्छा है, खराब है, आपको पसंद है, नहीं है, वो आपका आकलन का विषय है। आप उसको देखिए, जांचिए, परखिए, ठीक लगे तो जुड़िए, न ठीक लगे तो जिसके साथ है उसके साथ रहिए। लेकिन बिहार की ये दुर्दशा इसलिए है कि यहां 30-35 साल से राजनीतिक विकल्प खत्म हो गया है। वो विकल्प नया बनाया जा रहा है और इस विश्वास से बनाया जा रहा है कि समाज उसको देखेगा, समझेगा, लोग अपने भविष्य को उसमें ढूंढेंगे। अगर हम लोग अपना सही काम करेंगे आपका विश्वास बनेगा, नहीं बनेगा तो भी कोई बात नहीं है। आपको जो अभी जिंदगी अच्छा लग रहा है तो इसी में जिंदा रहिए, इसमें दिक्कत क्या है? हम लोग एमएलए एमपी बनने नहीं आए हैं, हमको एमएलए एमपी नहीं बनना है। एमएलए एमपी मंत्री बनकर जितना रुपया, पैसा, शान, शौकत, इज्जत आप कमा सकते हैं, उससे सैकड़ों गुना ज्यादा पैसा, साधन, व्यवस्था भगवान ने हमको दिया है। अहंकार नहीं है। हम लोग बहुत साधारण परिवार से आते हैं, यहां वापस आए हैं, वापस मंत्री और एमएलए बनने नहीं आए हैं। इस मिट्टी का कर्ज है, यहीं से पैदा हुए हैं और ये समझते हैं कि अगर हम लोग जैसा व्यक्ति इसको सुधारने का प्रयास नहीं करेगा तो कौन करेगा? आपकी चिंता है कि प्रशांत किशोर जनसुराज जीतेंगे कि नहीं, आपकी चिंता है कि जीतने के बाद ये सुधारेंगे कि नहीं। मेरे भाई, जितने यहां समझदार लोग बैठे हैं, आप अपने आप से पूछिए कि बिहार में सुधार का प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और अगर प्रयास होना चाहिए तो प्रयास हम करें या आप करें, प्रयास आज हो या 20 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के ही व्यक्ति को पड़ेगा। और आपके सवाल कभी खत्म नहीं होंगे।
आपकी आशंकाएं कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन उसका रास्ता निकालिए। आपको ये उत्तर ढूंढना है कि भाई बिहार में सुधार का प्रयास होना चाहिए कि अभी जो स्थिति है उसी को जारी रखना चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि प्रयास होना चाहिए तो फिर आपके पास दो ही विकल्प है, या तो उस प्रयास में कंधा लगाइए और नहीं तो बाहर बैठ के आलोचना कीजिए, कमेंट्री कीजिए। लेकिन आपको एक उदाहरण देता हूं। हम और आप महाभारत के किस्से कहानी सुनते हैं। महाभारत में सबसे ज्यादा चर्चा अभिमन्यु की होती है, चक्रव्यूह की होती है। लोग बताते हैं कथा कहानी में कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेद नहीं पाए। 6 दरवाजा तोड़ने के बाद अभिमन्यु को लोगों ने घेर के मार दिया। लेकिन यहां जितने लोग भी महाभारत का कथा कहानी सुने होंगे, आप और हम इस बात की चर्चा करते हैं कि अभिमन्यु के शौर्य की गाथा गाई जाती है, उनके पराक्रम की, उनके प्रयास की चर्चा होती है। उनको घेर कर मारने वाले का नाम कोई नहीं जानता है। तो अगर बिहार को सुधारने के लिए, इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए पूरा जीवन भी समाहित करना पड़े तो भी हम लोग जन सुराज में उस संकल्प के साथ आए हैं। और अगर इसको करते हुए सब कुछ बर्बाद भी हो जाए तो भी कोई चिंता नहीं है। तो भी जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो लोग ये कहने को मजबूर होंगे कि नहीं, 2022, 23, 24 में कोई आदमी, कोई कुछ लोग जरूर उन्होंने उठकर बिहार को सुधारने का प्रयास किया था। आप उसमें न जुड़े वो आपकी मर्जी है। लेकिन मेरे भाई, अगर नहीं जुड़ोगे तो आने वाले समय में कोई कह रहा है कि बीमारू स्टेट था वो सुधर गया, उसको आपने जाकर नहीं सुधारा। अगर यूपी में सुधार हुआ या मध्य प्रदेश में सुधार हुआ या राजस्थान में सुधार हुआ, जहां पर सुधार हुआ है वहां पर वहां के लोगों ने उसको सुधारा है। आप सोच रहे हैं कि हम मुजफ्फरपुर में हिंदू मुसलमान करते रहे, मंदिर मस्जिद पर वोट देते रहे और सब मुजफ्फरपुर लंदन के जैसा हो जाए। नहीं हो सकता है। जो बोइएगा वही काटिएगा, गलत बोइएगा गलत काटिएगा। तो आज जो बिहार की दुर्दशा है वो आपके हमारे वजह से खाली नहीं है। किसी एक दल, एक नेता ने इसको नहीं बर्बाद किया है। इसके लिए पूरा समाज दोषी है। आप भी दोषी हैं, हम भी दोषी हैं, नेता भी दोषी है। नेता को आपने, हमने चुनकर वहां बैठाया है, वो अपने से चुनकर थोड़े ना आया है। मुजफ्फरपुर में पंजाब का आदमी आकर थोड़े वोट किया था, वोट आपने किया है, आपने विधायक को जिताया है। और अब आप कह रहे हैं कि सर यहां सब खराबे है। तो अगर सब खराबी है तो वोट आप फिर क्यों देते हैं उसी आदमी को? क्यों दे रहे? भाई साहब कह रहे चीनी का फैक्ट्री चालू होगा। यहां पर जितने लोग आए हैं, बहुत सारे लोग मोदी जी के भक्त होंगे, भाजपा के, एनडीए के वोटर हैं। आप बताइए 2014 में मोदी जी का भाषण हम ही ने लिखा था। चंपारण में मोदी जी ने कहा कि इसी चीनी मिल के चीनी से चाय पिएंगे तब हम आकर वोट मांगेंगे बिहार में। तो मानिए वो तो प्रशांत किशोर की गलती थी, हमने कहलवाया। 2014 में हमारे झांसे में आप आ गए, हमारा भ्रम फैलाया हुआ था। कुछ लोग दोष ये भी देते हैं, उसमें आपने वोट दे दिया। लेकिन 14 से भैया हो गया 2025। इन 11 साल में 5 चुनाव हुए। मोदी जी कम से कम 20 बार वहां आए। उसी चंपारण में भाजपा के सांसद लगातार जीत रहे हैं, एमएलए भाजपा का जीत रहा है, और आप खड़ा होकर कह रहे हैं कि भैया चीनी मिल चालू नहीं हो रहा है। काहे चालू होगा? कैसे चालू होगा भाई? तो वोट देना होगा तो उस समय आप हिंदू मुसलमान, मोदी जी, बुलेट ट्रेन, अमेरिका में स्वागत के नाम पर वोट दीजिएगा कि पाकिस्तान का 4 टुकड़ा हुआ कि नहीं। और जब यहां पर बैठे तो कह रहे कि मुजफ्फरपुर में नाला बहुत बह रहा है। अरे भाई, आप नालों के लिए, सिविक सेंस के लिए, पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए वोटें नहीं करते हैं, इसलिए वो सुधार नहीं होता है। हमको भी नहीं कीजिए, ऐसा मत समझिए कि जन सुराज आएगा, प्रशांत किशोर आएंगे तो एकदम सब सुधर जाएगा। जब तक समाज नहीं सुधरेगा, जब तक आप नहीं सुधरोगे, तब तक ये सुधरने वाला नहीं है। एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए।
अब आपका जो सवाल है, शिक्षा क्या कीजिएगा, पलायन कैसे रोकिएगा, मेरे भाई 100 दफे समझा चुके। जनसुराज 3 मूल बातें कह रहा है। लंबा चौड़ा तो कहेंगे, पूरा रात बीत जाएगा और आप सुनने के बाद भी परसों आइएगा, फिर यही सवाल कीजिएगा। 3 मूल बात समझिए क्या कह रहे हैं हम लोग, कि बिहार में अगर स्थिति सुधारनी है तो सबसे पहले यहां पर ये इंश्योर करना होगा कि 0 से 15 साल तक, 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाए कि वो आगे चलकर बिहार की व्यवस्था पर बोझ न बने। तो पहला लक्ष्य ये है। दूसरा लक्ष्य ये है कि जिनका उम्र 15-20 साल से ज्यादा हो गया, अब वो वापस जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये कह रहे हैं कि 15 से 20 साल से लेकर 50 वर्ष की उम्र तक के लोगों के लिए उनके हाथ में पैसा पूंजी दिया जाए ताकि वो रोजगार कर सके। और तीसरा, जो 60 वर्ष से ज्यादा जिसका उम्र हो गया, वो न पढ़ सकता है और न रोजी रोजगार कर सकता है ज्यादातर लोग। तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग जो इस व्यवस्था के मारे हुए हैं, जीवन में कुछ नहीं हासिल कर पाए, उनके लिए समाज ये जिम्मेवारी ले कि कम से कम 2000 रुपया उसको महीना दिया जाए ताकि वो एक बेसिक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। बाकी सड़क बनेगा, फैक्ट्री लगेगी, क्या होगा छोड़ दीजिए। ये 3 बात अगर हो जाए तो 13 करोड़ लोग का जीवन इससे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। अब इसको कैसे किया जाएगा वो समझिए। पढ़ाई कैसे सुधरेगा, पढ़ाई कैसे सुधरेगा, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने ये दिया कि पूरे दुनिया में जो सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था जहां है, वहां पर लोग ये बताते हैं, प्रमाण है कि रादर देन टेकिंग गुड स्कूल टू एवरी विलेज, टेक चिल्ड्रन टू द गुड स्कूल। मतलब हर गांव में अच्छा विद्यालय बनाने के बजाय बच्चों को अच्छे विद्यालय में लाया जाए। ये पूरे दुनिया में ऐसी व्यवस्था खासकर स्कैंडिनेवियन कंट्री में है। तो हम लोग ने जब बिहार का अध्ययन कराया तो पाया कि एक प्रखंड में, अभी जो प्रखंड है कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन औसतन एक प्रखंड में अगर 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाएं और बच्चों को स्कूल बस की सुविधा दे दी जाए, तो कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से बच्चे 20 मिनट में स्कूल तक न पहुंच सकें। और ये 5 जो विद्यालय बनाने हैं, ये अभी का विद्यालय न हो, इसके लिए हमने कहा कि विश्व स्तरीय विद्यालय, मतलब नेतरहाट के जैसा विद्यालय। नेतरहाट क्यों कह रहे हैं? रेफरेंस के लिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि बिहार के सरकारी व्यवस्था में चलने वाला ये सबसे अच्छा विद्यालय अभी तक रहा है। एक नेतरहाट से करीब 1500 लोग आईएएस आईपीएस एलाइड सर्विसेज में गए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अगर हर प्रखंड में 5 नेतरहाट के जैसे विद्यालय बना दिए जाएं, तो उससे कितना बड़ा आमूल चूल परिवर्तन आ सकता है। अब ये हर प्रखंड में 5 बनेगा कैसे? उसके लिए जनसुराज ने कहा कि अगर हर प्रखंड में एक विद्यालय आपको नेतरहाट जैसा बनाना हो, तो भाई 15 से 20 हजार करोड़ रुपया हर साल लगेगा। इसलिए हम लोगों ने कहा कि एक दिन में ये नहीं सुधरेगा, अगले 5 वर्ष में हर साल हर प्रखंड में एक विद्यालय को नेतरहाट के स्तर का बनाया जाएगा, क्योंकि उतना ही पैसे का व्यवस्था किया जा सकता है। और जब तक ये व्यवस्था नहीं बनती है, बच्चों का उम्र तो रुकेगा नहीं। तो इसके लिए हमने कहा कि अगर आपके गांव पंचायत में सरकारी विद्यालय अच्छा नहीं है, जब तक सरकारी विद्यालय नेतरहाट के स्तर का न हो जाए, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और उसका फीस सरकार की ओर से दिया जाएगा। अब कुछ लोगों ने कहा, अरे भाई इसे तो सब लोग प्राइवेट में चला जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा। पूरे दुनिया का रिसर्च है, अगर सरकारी और प्राइवेट दोनों व्यवस्था हो तो ज्यादातर लोग सरकारी व्यवस्था में जाना चाहते हैं। आपसे अगर पूछें
कि भैया आपका लड़का मेडिकल करना है, उसको पटना मेडिकल कॉलेज में अगर आप कराइएगा, मेडिसिन पढ़ाइएगा, तो उसका फीस आपको भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रमैया में जाकर पढ़ाइएगा तो उसका फीस सरकार भरेगी। आपसे पूछा जाए कि आप अपने बच्चे को कहां मेडिकल पढ़ाना चाहते हैं, तो ज्यादातर आदमी कहेगा कि हमको रमैया का फीस नहीं चाहिए, हमको पटना मेडिकल कॉलेज में ही एडमिशन करा दीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपके बच्चे को पटना साइंस कॉलेज में पढ़ना है या एमएटी में पढ़ना है, अगर एमएटी में पढ़ेगा उसका फीस सरकार देगी, आप क्या कहिएगा? भैया हमको फीस नहीं चाहिए, हमको साइंस कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए। ये पूरे दुनिया का रिसर्च है। आपसे कोई कह दे कि भैया आपको इलाज कराने के लिए दिल्ली जाना है, एम्स में जगह मिल रहा है वहां जाओगे कि अपोलो में जाओगे? ज्यादातर लोग कहेगा नहीं भैया हमको एम्स में ही जगह मिलता है तो भेजिए, अपोलो से ज्यादा अच्छा डॉक्टर एम्स में है। तो ये पूरे दुनिया का रिसर्च है। ये अनुमान हम लोग का ये है कि अगर ये व्यवस्था बिहार में बना दी जाए, वाउचर स्कीम, कि जिसका भी बच्चा है उसके पास ये वाउचर हो, वो चाहे तो प्राइवेट में पढ़ाए चाहे तो पब्लिक में पढ़ाए, तो 1/3 से करीब 1/3 गार्जियन अपने बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल ऑप्ट करेंगे। एक अंतिम बात, कई लोगों को लगता है सरकारी विद्यालय मुफ्त है। मुफ्त नहीं है। बिहार में प्राथमिक विद्यालय पर प्रति छात्र हर महीने सरकार 864 रुपया खर्च करती है। ध्यान रखिए, जो विद्यालय आपको फ्री लग रहा है, हर बच्चे पर बिहार सरकार 864 रुपया प्रति महीना खर्च कर रही है। तो अगर उसी इलाके में आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को भेजिएगा और सरकार पैसा भरे तो 500-600 रुपया से ज्यादा नहीं होगा। तो जन स्वराज की शिक्षा को सुधारने की व्यवस्था यह है कि आने वाले 10 वर्ष में बिहार के हर प्रखंड में 10 नेतरहाट के स्तर के विश्व स्तरीय विद्यालय बनाए जाए, और जब तक ये व्यवस्था बनाने में जो 10 वर्ष लगे, तब तक उन लोगों को जिनके इलाके में ये व्यवस्था नहीं बनी, उनको प्राइवेट में पढ़ने का सरकार पैसा दे, ताकि बच्चों का जीवन खराब न हो। दूसरी बात जो है यहाँ रोजगार और पलायन, यही अंतिम सवाल का उत्तर देंगे, फिर बात खत्म करेंगे। सबसे बड़ी समस्या है रोजगार, उससे जुड़ा हुआ है पलायन। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है पूरे देश में जहां कोई ऐसा घर नहीं है जहां से पलायन नहीं है। कई लोगों को लगता है कि पलायन तो गरीब का समस्या है। पलायन गरीब की समस्या नहीं है, बिहार के हर घर की समस्या है। फर्क बस इतना ही है कि गरीब का बच्चा जा रहा है बाहर मजदूरी करने और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे जा रहे हैं बाहर नौकरी या पढ़ाई करने। जा रहा है सबका बच्चा बाहर जा रहा है। तो हम लोगों ने कहा पलायन रोकने के लिए क्या करेंगे? पलायन रोकने के लिए फैक्ट्री लगाने से पलायन नहीं रुकेगा। पीछे कोई खड़ा होकर कह रहा था औद्योगिकीकरण होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। उद्योग से मेरे भाई पलायन नहीं रुक सकता है, ये भ्रम मत पालिए। कुछ लोगों को लग रहा है तेजस्वी यादव जैसे लोग कह रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे, उससे रुकेगा। तो ये पहले आंकड़ों को समझ लीजिए। बिहार में 78 साल में कुल 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक सबकी गिनती कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। तो अगर 80 साल में सिर्फ 23 लाख लोगों को ही नौकरी मिली, तो आने वाले 10 वर्ष में 13 करोड़ आदमी को, 5 करोड़ आदमी को तो मिल नहीं सकता है। कुल 2% आदमी ही सरकारी नौकरी बिहार में करता है, और पूरे देश में 3% आदमी सरकारी नौकरी करता है। कुछ लोगों को लगता है कि बड़ा वैकेंसी है, उसमें बहाली हो जाएगा। अगर देश के स्तर पर भी ला दिया जाए तो करीब 5-5.5 लाख और लोगों को नौकरी मिल सकती है। तो सरकारी नौकरी तो यहां रोजगार का जरिया नहीं हो सकता है। दूसरा, जिसको लगता है कि उद्योग लगने से होगा, तो भैया अगर आप अर्थशास्त्र की थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं तो अर्थशास्त्र के 3 पिलर हैं। एक है कृषि, किसी भी अर्थव्यवस्था का 3 पिलर है, 3 कंट्रीब्यूटरी चैनल है। एक है कृषि, एक है उद्योग और एक है सर्विस सेक्टर।
तो कृषि और उद्योग दोनों को मिला दीजिएगा तो भी 30% अर्थव्यवस्था ही कृषि और उद्योग में है, देश के स्तर पर और बिहार में भी 30% अर्थव्यवस्था ही कृषि और उद्योग से जुड़ी हुई है। 70% अर्थव्यवस्था का कृषि और उद्योग से कोई लेना देना नहीं है, वो सर्विस सेक्टर है। आप स्कूल चलाते हैं, होटल चलाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, डॉक्टर साहब डॉक्टरी कर रहे हैं, वकील हैं, हर तरह का जो आप काम करते हैं। तो अगर बिहार में रोजगार लाना है तो वो रोजगार सर्विस सेक्टर में ही आ सकता है, वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हो सकता है, वो कृषि में नहीं हो सकता है, पूरे देश में नहीं है, यहां भी नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या कह रहे हैं, बिहार में रोजगार के लिए पलायन बंद करने के लिए जन सुराज ने 3 पॉइंट प्रोग्राम दिया है। पहला पॉइंट क्या है, यहां पर समाज में पूंजी की उपलब्धता हो। बिहार से हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया, ध्यान दीजिए, 2.5 लाख करोड़ रुपया आपका और हमारा बैंकों के जरिए दूसरे राज्यों में भेजा जाता है, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीडी रेशियो कहता है। इसका मतलब है कि जितना पैसा हमने आपने बैंक में रखा, उसके एवज में बैंक ने कितना पैसा वापस ऋण के तौर पर समाज को वापस दिया, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। तो बिहार में अगर आपने हमने 100 रुपया बैंक में जमा किया तो बैंक वाले सिर्फ 40 रुपया ही कर्ज के तौर पर आपको देते हैं, बाकी का 60 रुपया कहां जाता है? 60 रुपया जो है वो बैंक वाले दूसरे राज्य में भेजते हैं जहां उद्योग चल रहा है, जहां रोजगार आ रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार की गरीब जनता ने, आपने हमने बैंकों में जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। ध्यान से सुनिए, 4,21,000 करोड़ रुपया आपने हमने जमा किया बैंक में, और बैंक ने टोटल ऋण के तौर पर बिहार के लोगों को दिया 1,61,000 करोड़ रुपया। बाकी का पैसा कहां गया? बाकी का पैसा चला गया गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। वहां पर सीडी रेशियो कितना है? वहां सीडी रेशियो है 90, 92, 95, 100। मतलब अगर आंध्र प्रदेश में लोगों ने बैंकों में 100 रुपया जमा किया तो बैंक ने 105 रुपया वहां ऋण के तौर पर दिया। बिहार में आपने 100 रुपया जमा किया, आपको 40 मिला। इसका नतीजा क्या होता है? 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने, तब से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक बिहार से करीब करीब 26.5 लाख करोड़ रुपया, 26.5 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने यहां से ट्रांसफर किया है दूसरे राज्य में। न इसकी समाज में चर्चा है, न सरकार में चर्चा है, न ये पत्रकार लोग बोल रहे हैं। कोई नहीं पूछ रहा है कि 26.5 लाख करोड़ रुपया यहां से जो बाहर चला गया, उसकी वजह से यहां उस एक कारण है यहां की गरीबी का। आप उसको अपने जीवन में समझिए। अगर आपको मोटरसाइकिल और गाड़ी खरीदने के लिए लोन न मिले तो इसमें से आधे लोग अपना गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे। अगर आपको लोन न मिले तो ये बिल्डिंग, होटल नहीं बना सकते हैं। वो बहुत बड़ा स्रोत है समाज में तरक्की का। और बिहार में तो जन सुराज ये कह रहा है, और ये बैंकों की मनमर्जी नहीं है, उन पर लीगल बाइंडिंग है। 70% पैसा कम से कम उनको देना ही देना है। और इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बिहार में भी अन्य राज्यों की तरह एक कमिटी है जिसका काम है ये देखना कि 70% पैसा समाज को वापस मिल रहा है कि नहीं। लेकिन जैसे बिहार में टीचर, दरोगा, सीओ, बीडीओ मुख्यमंत्री का बात नहीं मान रहा है, वैसे बैंकर भी नहीं मान रहे हैं। और समाज और सरकार में इसको लेकर कोई जागरूकता नहीं है। आप यहां के फिनेंस मिनिस्टर को बुलाइए और जितना बड़ा बड़ा सवाल आप पूछे, एक सवाल आप अपने से पूछिए कि सीडी रेशियो क्या होता है। बिहार से 25 लाख करोड़ रुपया पूंजी चला गया ना। आज तक आपने पेपर में पढ़ा, कह रहा है कि जन सुराज पेपर में नहीं छपता है, तो पेपर में तो ये भी नहीं छपता है
कि 25 लाख करोड़ रुपया बैंक वाला यहां से दूसरे राज्य में भेज दिया। पेपर में यह भी नहीं छपता है कि यहां के फिनांस वित्त मंत्री को इसकी जानकारी है भी कि नहीं है। तो पहला काम जनसुराज ये कह रहा है कि पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी और 6 महीने के अंदर यहां के सीडी रेशियो को 70 किया जाएगा, ताकि हर साल 2-2.5 लाख करोड़ रुपया समाज को अपने अपने स्वरोजगार के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, पढ़ाई के लिए उपलब्ध होगा। दूसरी बात हम लोग ये कह रहे हैं कि मनरेगा को सीधे कृषि से जोड़ देंगे। ये क्यों कह रहे हैं? बिहार में 55 लाख हेक्टेयर जमीन है जहां खेती हो सकती है। उसमें से सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसा है जहां नगदी फसल की खेती होती है। बाकी जगह, बाकी खेत में धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मकई वही हो रहा है। आइडियली अर्थशास्त्री बताते हैं कि कम से कम 1/3 जमीन में नगदी फसल होनी चाहिए। मतलब सब्जी की खेती होनी चाहिए, मसाले की खेती होनी चाहिए, जिससे कि लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़े, एग्रीकल्चर जो है वो कमाने का जरिया बने। ये बिहार में हम लोग उसके लिए क्या कह रहे हैं कि जो भी किसान धान गेहूं की खेती छोड़कर नगदी फसल की खेती करेगा, उसको मनरेगा के तहत मजदूर मुफ्त में दिए जाएंगे। उसका फायदा क्या होगा कि जितने कृषि से जुड़े हुए मजदूर हैं जो पंजाब और हरियाणा जा रहे हैं, उनको यहीं पर वो लेबर कंज्यूम हो जाएंगे। दूसरा इसका फायदा यह है कि पहले स्कीम के तरह इसमें बजट से 1 रुपया भी खर्च नहीं है। जैसे सीडी रेशियो सुधारने के लिए बिहार सरकार को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है। उसी तरह मनरेगा को कृषि से जोड़िएगा तो 1 रुपया भी अलग से खर्च नहीं होगा। जो पैसा हम लोग दिल्ली में सरेंडर कर रहे हैं, उसी पैसे का इस्तेमाल करके लाखों मजदूरों को, यहाँ के किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि लोग अपनी खेती को बेहतर बनाएं। उससे जो मजदूर बाहर जा रहा है उसको यही मजदूरी मिलने लगेगी। दूसरा फायदा यह होगा कि जो मनरेगा में चोरी हो रहा है वो अपने आप बंद हो जाएगा। और तीसरा फायदा यह है कि जो पैसा हम लोग दिल्ली में सरेंडर कर रहे हैं, पिछले साल मनरेगा में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब अगर 100 रुपया दिल्ली की सरकार बिहार को दे रही थी तो हम लोग 40 रुपया लेकर आए, 60 रुपया वहीं छोड़ दिए। तो जनसुराज का दूसरा फॉर्मूला है कि मनरेगा को कृषि से जोड़े और अगले 5 वर्ष में कम से कम 15 लाख हेक्टेयर में बिहार में नगदी फसल की खेती हो। लहसुन हो, प्याज हो, आलू हो, टमाटर हो, फल हो, सब्जी हो, मखाना हो, धान गेहूं की खेती को कम किया जाए और खेती को खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती बनाई जाए। बिहार में आप गांव देहात में सुनते होंगे, लोग कहता है कि रोपनी करने आए हैं, कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे। कहता है भैया कटाई लगा है, गांव में कटाई के लिए आए हैं, कमाने के लिए गुजरात जाएंगे। खेती यहां समाज की नजर में भी खाने का जरिया है, कमाने का जरिया नहीं है। तो पहली चीज हमने आपको बताई कि घर घर में रोजी रोजगार हो, उसके लिए पूंजी को उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा, खेती को लाभदायक बनाने के लिए खेती को खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती बनाई जाएगी। और तीसरा और एक बड़ी चीज जो हम लोग करने की घोषणा कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लेकर आना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? बिहार में समाज की बनावट ऐसी है कि लोग यहां पर कर्ज लेकर काम नहीं करना चाहते। यहां पर कर्ज बिहार में अगर आप आंकड़े देखिएगा तो 3 ही चीज के लिए लोग कर्ज लेते हैं। बेटी के शादी के लिए, अपना घर बनाने के लिए और अपने लड़कों को पढ़ाने के लिए। लड़कियों को पढ़ाने के लिए नहीं, लड़कों को पढ़ाना होगा तो बैंक से कर्ज लेगा, घर बनाना होगा तो कर्ज ले लेगा, और बेटी का शादी होगा तो कर्ज लेने को लोग तैयार हैं। ये सामाजिक बनावट है। गुजरात में लोग कर्ज लेकर छोटा मोटा रोजी रोजगार कर रहे हैं। तो ये एक दिन में नहीं सुधरेगा, लेकिन ये प्रवृत्ति जो है ये क्यों है समाज में, इसका अध्ययन कराया गया तो हम लोगों ने पाया
कि बिहार में लोग मूलधन से ज्यादा ब्याज से डरते हैं। धंधा पानी नहीं करता है, सोचता है कि पैसा लेंगे, कर्ज ब्याज बहुत बढ़ जाएगा, उसमें बर्बाद हो जाएंगे। तो उसको खत्म करने के लिए जनसुराज ये कह रहा है कि अगर हम लोग की व्यवस्था बनी तो हर वो व्यक्ति जो रोजी रोजगार के लिए छोटा मोटा रोजी रोजगार व्यापार करना चाहता है, उसको 10% ब्याज नहीं लगेगा, उसको 4% ब्याज पर ही लोन मिलेगा। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि बिहार सरकार की बजट से, बिहार सरकार का बजट है 3,16,000 करोड़। अगर उस बजट से हमने 6,000 करोड़ रुपया निकाला, 6,000 करोड़ रुपया का अगर हम प्रावधान कर दें बजट में, तो 1,00,000 करोड़ रुपया लोगों को रोजी रोजगार के लिए मिल जाएगा। तो ये चीज हम लोग शुरू करना चाहते हैं ताकि आने वाले जेनरेशन में, महिलाओं में, युवाओं में पैसा लेकर रोजी रोजगार करने की प्रवृत्ति बढ़े। हर आदमी टीटी बनने के लिए, क्लर्क बनने के लिए, नौकरी पाने के लिए अपना जीवन बर्बाद न करे। तो ये 3 चीज अगर हम लोग करेंगे, और हमारे साथ जितने अर्थशास्त्री दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में इसको अंग्रेजी में कहते हैं, अगर सिमुलेट करके देखिएगा कि अगर ये 3 चीज कीजिएगा तो क्या होगा 3 बरस में, 4 बरस में। तो जब इसको सिमुलेट करके देखा गया कि अगर ये 3 चीज कर दिया जाए कि हर साल 2-2.5 लाख रुपया, 2-2.5 लाख करोड़ रुपया यहाँ के लोगों को उपलब्ध हो जाए, कृषि को मनरेगा से जोड़कर 1/3 कृषि नकदी फसल की होने लगे, और 4% ब्याज पर लोगों को लोन उपलब्ध हो जाए, तो कम से कम 50 लाख नए लोगों को रोजगार अगले साल मिल जाएगा। इसीलिए जनसुराज कह रहा है कि अगर हम लोग की व्यवस्था बनी तो साल भर के अंदर पलायन को रिवर्स कर देंगे, लोग बाहर से आकर यहां नौकरी रोजगार करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीनी का फैक्ट्री नहीं चलेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी नहीं बनेगा, लेकिन वो हमारी प्राथमिकताओं में ऊपर नहीं है। कुछ लोगों ने कहा, आरजेडी वालों ने, कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि स्कूल अच्छा बनाएंगे, हम लोग वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाएंगे। देखिए बेवकूफ लोगों का हालत। अभी जातीय जनगणना हुआ, 500 करोड़ रुपया लगाकर इन लोगों ने जातीय जनगणना कराई। उस जनगणना में क्या निकला? इनके सामाजिक न्याय, और किसी ने सवाल पूछा कि आप मनुवादी सरकार ला रहे हैं। मेरे भाई, जो सामाजिक न्याय का राजनीति यहां करता है, 30 बरस से आरक्षण और सामाजिक न्याय के राजनीति के बाद अभी उनका जो जातीय जनगणना है वो बता रहा है कि 3%, ध्यान दीजिए, 3% दलित समाज के बच्चे 12वीं पास करते हैं बिहार में। 5% से कम अति पिछड़ा समाज के बच्चे 12वीं पास करते हैं, और 7% से कम मुसलमानों के बच्चे 12वीं पास करते हैं। सामान्य वर्ग में 15%। पूरे बिहार में 10% बच्चे भी 12वीं पास नहीं कर रहे हैं। तो जब भी आपको लगता है भैया यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी बना भी दें तो 90% विद्यार्थी तो जब 12वीं नहीं पास कर रहा है तो यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा कौन? उस यूनिवर्सिटी में सिर्फ यहाँ के पैसे वाले लोगों का फायदा होगा, समाज का कोई फायदा नहीं है। इसलिए यूनिवर्सिटी बनना है, लेकिन जब तक आप स्कूल की व्यवस्था नहीं सुधारेंगे तब तक यूनिवर्सिटी बनाने का फायदा नहीं है। इसी तरीके से हम लोग जो पैसा देने की बात कह रहे हैं, कोई फ्रीवी नहीं है। हम सिर्फ 60 साल से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को 2,000 रुपया देने की बात कह रहे हैं। अभी सरकार 1,100 रुपया दे रही है, इसको 2,000 अगर करेंगे तो करीब करीब 6,000 करोड़ रुपया हमको एक्स्ट्रा लगेगा। वो बजट का हुआ 2%। इसके मुकाबले तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं कि हम 2,500 रुपया, आपके विधायक हैं कांग्रेस के, तो आप लोग को देखना चाहिए, 2,500 रुपया सबको देंगे, सारी महिला को। अब इसके लिए आपको अर्थशास्त्री नहीं बनना है, अपना कैलकुलेटर मोबाइल निकालिए और उसको जरा गुना कर लीजिए। बिहार में 6 करोड़ महिलाएं हैं, अगर बच्चियों को हटा भी दें तो भी 4.5 करोड़ महिला होती है। 4.5 करोड़ महिला को हर महीने 2,500 रुपया दीजिएगा
तो 4.5 करोड़ गुने 2,500 गुने 12 कीजिएगा तो 1,50,000 करोड़ रुपया से ज्यादा हो गया। अब आप बताइए कि जब बिहार सरकार का बजट ही नहीं है उतना, तो उतना पैसा आपको देगा कैसे? और आपने सवाल किया कि आप पर भरोसा क्यों करें। मेरे भाई, ये तो आपको सामने दिख रहा है कि आदमी ठगेगा। जब पैसा ही है 100 रुपया और कह रहा है कि 150 दे देंगे, तो इसका मतलब है कि आपको सरकार बनने के बाद ठगेगा। लेकिन फिर आप वोट दे दीजिएगा, अब फिर कहिएगा देखिए ना वादा खिलाफी कर दिया। वो वादा खिलाफी नहीं। इसके मुकाबले हम लोग क्या कह रहे हैं, सिर्फ 2% पैसा ही बजट का हम खर्च करने जा रहे हैं इंटरेस्ट सबवेंशन पे। सिर्फ 2% पैसा ही हम बुजुर्गों के पेंशन पे खर्च करेंगे, बाकी कोई पैसा फ्री भी नहीं देने वाले हैं। बिजली का जो ये इन्होंने किया है नीतीश कुमार, ये भी बिहार का भट्ठा बैठा देगा। बड़े बड़े राज्य पंजाब और महाराष्ट्र की वित्तीय स्थिति बर्बाद हो गई फ्री बिजली के चक्कर में। क्योंकि इसमें होता ये है, आप पैसा दे दीजिए, लेकिन जब अगर आपने बिजली फ्री कर दिया तो लोग बिजली का मिसयूज करने लगते हैं। जिसका कंजम्पशन 70 आ रहा था, अब उसका 125 यूनिट होगा। अब आप उसकी चिंता ही नहीं करेंगे। फ्री से समाज नहीं बदलेगा। एक अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करेंगे। बिहार का अगर गौरवशाली इतिहास वापस लाना है तो उसका आधार फैक्ट्री नहीं हो सकती है। उसका आधार सीमेंट और स्टील और चीनी का फैक्ट्री नहीं हो सकता है। जब बिहार का गौरवशाली इतिहास था, तब बिहार की पहचान ज्ञान की भूमि की थी। बिहार की पहचान नालंदा था, बिहार की पहचान विक्रमशिला था। तो अगर बिहार को फिर से पुनर्स्थापित करना है तो ज्ञान आधारित इकोनॉमी, शिक्षा आधारित, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था से ही बिहार का कल्याण हो सकता है। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। आप लोग कहते हैं केरल की नर्स, आपने सुना होगा कि सब केरल की लड़कियां हैं, नर्स हैं। हम लोग का लक्ष्य है कि बिहार में हर साल 5 लाख बच्चियों को नर्सिंग की ट्रेनिंग दिलाई जाए ताकि 5 लाख लड़कियां नर्स बने। हर ब्लॉक में यहां पर आप पैरामेडिक्स के, नर्सिंग के, मेडिकल के, इंजीनियरिंग के, ITI के स्कूल कॉलेज खोलना चाहते हैं। हम सीमेंट फैक्ट्री खोलने में मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है। सीमेंट फैक्ट्री नहीं बनाना चाहते हैं। बिहार में ब्लू कॉलर जॉब की जरूरत नहीं है। ब्लू कॉलर जॉब मतलब फैक्ट्री में लेबर। अब जमाना है व्हाइट कॉलर जॉब का। जो लड़के काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, जो लड़के काम कर रहे हैं सर्विस सेक्टर में। तो बिहार को अगर तरक्की करनी है तो हम लोग को सरस्वती को वापस लाना है। जब तक सरस्वती नहीं आएंगी तब तक ये सारा बाजीगरी करने से कुछ होने वाला नहीं है। जब सरस्वती की कृपा होगी तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएंगी। तो गरीबी से अगर निकलना है तो शिक्षा को सुधारना जरूरी है। जब शिक्षा को सुधारेंगे अपने आप आगे का रास्ता खुल जाएगा। इसी बिहार में आप और हम अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ लिए तो हम लोग इस व्यवस्था पर बोझ नहीं है, अपने पैर पर खड़े हैं। तो गरीबी से निकलने के जो 3 रास्ते हैं, या तो आपके पास पढ़ाई हो, या कृषि योग्य जमीन हो, या रोजी रोजगार करने के लिए पैसा पूंजी हो। इन तीनों चीजों को जब तक उपलब्ध नहीं कराइएगा, शिक्षा, जमीन और पूंजी, बिहार में 2/3 आबादी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। तो जन स्वराज फंडामेंटल लेवल पे ये कोशिश कर रहा है कि हम लोग की व्यवस्था बने तो 2/3 से ज्यादा लोगों को कम से कम शिक्षा, जमीन और पूंजी में एक चीज मिल जाए ताकि वो गरीबी से निकल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।